हेलो फैमिली। आज इस वीडियो में स्केचिंग को डीपली समझेंगे। स्केचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन रहे हो, अगर आप पेंटिंग्स करना चाह रहे हो, आप ड्राइंग्स करते हो, आप फैशन डिजाइनर बन रहे हो, ग्राफिक डिजाइनर बन रहे हो, हर एक फील्ड में स्केचिंग की जाती है। कोई एनिमेशन में जा रहा है तो भी, कोई ग्राफिक्स कर रहा है, कोई इलस्ट्रेशंस बना रहा है तो भी, हर जगह स्केचिंग एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। और सबसे बड़ी मिस्टेक पता है आज के टाइम पे आप लोग सबसे ज्यादा क्या कर रहे होगे कि स्केचिंग को फाइनल वर्क की जैसा ट्रीट करना। स्केचिंग फाइनल वर्क नहीं है। स्केचिंग का सबसे मूल उद्देश्य है स्टडी करना। तो आज जो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे वो समझेंगे स्केचिंग। ओके, स्केचिंग इज ए रियली ए वेरी डीप कॉन्सेप्ट। और जब भी हम स्केच करते हैं तो क्या मानसिकता होती है और कैसे जब भी कोई आर्टिस्ट एक फाइनल वर्क बनाता है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम डेली कुछ रेफरेंस फोटोज निकालते हैं नेट से या खुद की फोटोज खींचते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। लेकिन उन फोटो का इस्तेमाल कैसे करते हैं ताकि हम खुद की कॉम्पोजिशन बना सकें, उसको स्टडी करके खुद का कोई अलग आर्टवर्क बना सकें, वो सारी चीजें आप समझेंगे आज। इमेजिनेशन से वर्क जब भी कोई आर्टिस्ट करता है, कोई इमेजिनेशन से आर्टवर्क बनाता है, तो वो कैसे बनाता है, क्या सोच के बनाता है, वो सारी चीजें क्लियर करेंगे आज के इस लेसन में। ये लेसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ध्यान से चीजों को समझना, बहुत बारीकी से चीजों को नोट करना और लेसन को पूरा ध्यान से देखना। स्केचिंग है तो सबसे पहले हम करते हैं वार्म अप। ओके, वार्म अप जैसे फाइनल एक्सरसाइज करने से पहले बॉडी को थोड़ा वार्म अप किया जाता है ताकि इंजरी होने से आदमी बच सके, थोड़ा बॉडी खुल सके इससे पहले कि हम थोड़ा इंटेंसिव एक्सरसाइज कर सकें। वैसे ही जब हम फाइनल वर्क बनाते हैं, फाइनल आर्टवर्क बनाते हैं, तो उससे पहले स्केचिंग की जाती है। और स्केचिंग से भी पहले थोड़ा वार्म अप करने के लिए बहुत ही फ्लो में या बहुत ही लूज वे में पेंसिल को मूव किया जाता है। वो भी एक तरीके से स्केचिंग ही है। तो स्केचिंग में भी अलग अलग टाइप के स्केचेस होते हैं। नॉर्मली सबको स्केचेस ही बोला जाता है, लेकिन कुछ होते हैं वार्म अप करने के लिए, ताकि थोड़ा सा हाथ, बहुत दिन से स्केच चला नहीं है, पेंसिल चली नहीं है, बहुत कल स्केच किया था, आज नया दिन है तो थोड़ा सा हाथ खोल लें, उसके बाद थोड़ा सा इंटेंसिव स्केचिंग करें, उसके बाद स्केचिंग करें थोड़ा स्टडी करने के लिए। तो अलग अलग गोल होते हैं जिसके लिए हम स्केच करते हैं। ओके, तो वार्म अप कर लिया, उसके बाद हम लोग थोड़ा स्टडी करने के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो मेन जो हमारा गोल है जिसके ऊपर आज ये लेसन है, स्टडी करना। स्केचेस को कैसे स्टडी के पर्पस से इस्तेमाल किया जाता है। स्कूल में आप एग्जाम देने जाते हो, फाइनल एग्जाम होता है जहां पे आपने साल भर जो मेहनत किया उसको आप शो कर पाते हो, लेकिन जो साल भर आप मेहनत करते हो वो खुद की स्टडी के लिए होता है, ना कि किसी और को दिखाने के लिए। वैसे स्केचेस किसी और को दिखाने के लिए नहीं होता है, खुद की लर्निंग के लिए होता है। जो भी आप समझ रहे हो कंपोजिशन के बारे में, एंगल्स के बारे में, प्रोपोर्शन के बारे में, कुछ भी आप सीख रहे हो, उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, थोड़ा सा लूज वे में कुछ ट्राई करने के लिए, अपने आप में खेलने के लिए ये स्केचेस बनाए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए स्केचेस बनाए जाते हैं। कुछ इमेजिनेशन से काम करना है तो स्केचेस बनाए जाते हैं। और मेनली जो पर्पस है स्केचिंग का क्या है, स्टडी करना। इसको समझेंगे आज इस लेसन में। बहुत ही ध्यान से समझना सारे पॉइंट्स को। लेसन शुरू करने से फैमिली आप सबके लिए एक चीज और भी है कि मुझे एक चीज जाननी थी कि आप में से कितने लोग आर्ट को प्रोफेशनल बनने के हिसाब से कर रहे हैं। या तो आप फ्यूचर में प्रोफेशनल लेना चाहते हैं, आर्ट को प्रोफेशनल बनने के हिसाब से कर रहे हैं, या ऑलरेडी आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, आप आर्ट के टीचर हैं या बनना चाहते हैं आगे चल के। आप किस तरीके के माइंडसेट रखते हैं एक बार बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उस हिसाब से आप आर्ट वर्क कर रहे हैं, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में एक बार मी लिखिएगा, ME। ओके, सो दैट मैं समझ सकूं। क्योंकि देखो, ये सारे जो लेसन्स में शेयर करने की कोशिश करता हूँ ना, जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जहाँ पे माइंडसेट भी होता है, जहाँ पे प्रैक्टिकल भी होते हैं और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, ये ज्यादातर उन लोगों के लिए होती है जो प्रोफेशनल बनना चाह रहे हैं या प्रोफेशनल ऑलरेडी हैं, आर्ट के टीचर हैं, या और किसी एंगल से प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि ये थोड़े डीप कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ज्यादा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा बोरिंग चीजों को भी सीखना पड़ जाता है, तो वो चीजें जरूरी है। क्योंकि लेकिन कोई हॉबी आर्टिस्ट है जो सिर्फ अगर फन के लिए कर रहा है, ग्रोथ के लिए कर रहा है, तब तो ये सारे पॉइंट्स सबके लिए जो इंप्रूव करना चाहते हैं। लेकिन कोई सिर्फ मजे के लिए कर रहा है तो ये सारे पॉइंट्स हो सकता है आपको मजा ना दें, लेकिन जरूरी हैं अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो। इसलिए एक बार मी लिखिएगा अगर आप प्रोफेशनल बनने की तरफ कदम बढ़ाना चाह रहे हैं आर्ट की फील्ड में। एक और चीज आपने लिख दिया, काइंडली लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स को पढ़ के मैं समझ पाता हूं कि किस तरीके के लोग इस लेसन को देख रहे हैं या समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। वो चीजें मुझे क्लियर हो पाती हैं। तो एक बार मी लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। प्लस एक सेशन मैं कंडक्ट करता हूं, कुछ टाइम से कर रहा हूं और जल्दी इसको ऑफ भी कर दूंगा, बंद भी कर दूंगा। इस सेशन को मैं फ्री में ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। इस सेशन का उद्देश्य यही है कि जितने भी प्रोफेशनल स्कोप है आर्ट के फील्ड में, आर्ट टीचर बनने से लेके
और भी जो चीजें हैं, और आर्ट के टीचर में भी कितने लेवल्स होते हैं, क्या क्या लेयर्स होते हैं, उन सब चीजों के ऊपर एक फ्री सेशन में ऑर्गेनाइज करता हूं। तो उस सेशन को भी आप अटेंड कर सकते हो। नीचे लिंक दिया गया, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक दिया गया है, उस सेशन में आप रजिस्टर कर सकते हो। सेशन की डेट्स और टाइमिंग उस लिंक के अंदर मेंशन की गई है। ओके, सेशन फ्री है, लेकिन 500 लोगों की सीट्स रखी जाती है। तो अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि 500 लोगों से जब भी ज्यादा होता है तो उन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता। तो जब आप ये वीडियो को देख रहे हो, मेक श्योर कि अभी जाके आप रजिस्टर कर लो अपना नाम, सो दैट नेक्स्ट सेशन जब होने वाला है उस समय आप उसको ज्वाइन कर सको। एंड मेक श्योर जब भी सेशन का डेट और टाइमिंग आपको जो लिंक में दिया गया है उससे आप 10-15 मिनट पहले ज्वाइन करिएगा, ताकि आप पहले एंटर हो सको सेशन के अंदर, क्योंकि 500 लोगों की सीट है। एक बार जो शुरू के 500 लोग होते हैं उनको एंट्री मिल जाती है, बाकी सब ऑटोमेटिकली हमारे टीम के द्वारा रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप अभी ये वीडियो को देख रहे हैं और सीरियस हैं और प्रोफेशनलिज्म की तरफ कदम बढ़ाने के हिसाब से आर्ट के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ये सेशन बहुत ही ज्यादा गेम चेंजिंग होने वाला है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ऑनेस्टली जो भी स्कोप है आर्ट के फील्ड में, ओके, ब्रांड डील्स होने वाली चीज, सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स, फंडामेंटल की इंपॉर्टेंस क्यों है आर्ट के करियर के हिसाब से, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मैं कवर करता हूँ, बहुत सारे पर्सनल एग्जांपल में शेयर करता हूँ, ताकि आप सबको एटलीस्ट पता हो कि आर्ट के फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो तो कितनी चीजें करनी होती है, कैसे करनी होती है, और क्या क्या चीजें अवेलेबल है प्रोफेशनल बनने के हिसाब से। तो वो सारी चीजें मैं सेशन में डीपली शेयर कर पाता हूँ, Q&A हो पाता है, लाइव इंटरेक्शन हो पाता है। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे मैं करता हूँ, तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने के हिसाब से इस फील्ड में जाना चाहते हैं। ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है, सारी डिटेल्स उस लिंक के अंदर शेयर की गई है। ओके, अब शुरू करते हैं आज का ये लेसन। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला कि वार्म अप हम करेंगे, तो मैं स्केचेस कुछ बना रहा था। यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस इमेज लिया है महादेव का, आप देख सकते हो, और जो भी रेफरेंस इमेज मैंने लिया है, जिस पेज से लिया उस पेज को, इंस्टाग्राम के पेज को मैंने क्रेडिट भी कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले हम वार्म अप करते हैं। तो आज जो मेरा गोल है वो कोशिश ये है कि हम स्केचिंग करें, स्केचिंग के डिफरेंट थॉट को समझें, प्लस इमेजिनेशन से स्केचिंग करते हैं या कॉम्पोजिशन करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, उन सबको हम डीपली समझेंगे। तो पहले मैं वार्म अप कर रहा हूँ। वार्म अप में मेरी कोशिश ये है कि जो फील है इमेज का हम उसको पा सके, और उसके लिए हम पेंसिल को सिर्फ मूव करें। सिंपल से मैंने कलर पेंसिल ली है कैमल की, तो पेंसिल आप कोई भी उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल भी कोशिश ये नहीं है कि प्रोपोर्शन सही बैठे या जो फ्लो है वो एकदम परफेक्ट बैठे। बेसिकली मैं वार्म अप कर रहा हूँ। ओके, तो ये चीज आपको करनी है जब भी आप कोई एक इंटेंसिव स्केचिंग सेशन करो। मान लो आप डेली आधे घंटे का स्केचिंग कर रहे हो, 1 घंटे की स्केचिंग करो, या एक फाइनल आर्टवर्क बना रहे हो, उससे पहले जब आप वार्म अप करते हो तो आपका माइंड थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। तो साइंटिफिकली जब हम स्केचिंग को आज समझ रहे हैं, पूरे साइंस की नजर से समझ रहे हैं, तो जब आप वार्म अप करते हो तो आप अपने माइंड को थोड़ा सा उस जोन में लाते हो जब आप स्केच करने के लिए तैयार हैं। प्रॉब्लम कई बार ये होती है कि हम डायरेक्टली स्केच करने बैठ जाते हैं और हमारा स्केच बहुत खराब बन रहा होता है। कई बार आपके साथ ये होता होगा कि आज ना हमने स्केचिंग किया सर, लेकिन ना आज ना हमें वो वाला रिजल्ट नहीं मिला जो हमें कल मिला था। कल तो हमारी मस्त बहुत अच्छी स्केचिंग हो रही थी, लेकिन आज हमारी उतनी अच्छी स्केचिंग नहीं हो रही है। या कल तो फ्लो अच्छा बैठ रहा था, आज फ्लो थोड़ा गड़बड़ बैठ रहा है। ये सब जो माइंड में आता है चीज, वो इसलिए आता है क्योंकि हम कोई चीज करने से पहले अपने आप को थोड़ा फ्लो में नहीं लाते हैं। मान लो आप कोई पर्सन क्रिकेट खेलने जा रहा है, ओके, तो क्रिकेट खेलने वो जहां भी जा रहा है, वहां पे जाने से पहले अगर वो जाके पहले से उस स्टेडियम को देख ले, या उस स्टेडियम की लेंथ कितनी है, मैच खेलने से पहले उसको थोड़ा देख ले, तो मेंटली थोड़ा प्रिपेयर हो जाता है। कोई पर्सन कोई स्टेज में परफॉर्म करने जा रहा है, तो वो स्टेज कितना बड़ा है, वो स्टेज में लाइटिंग कहाँ कहाँ पे होगी, तो एक स्टेज परफॉर्मेंस से पहले वहां पे थोड़ा सा स्टेज को देखा जाता है, ताकि हमारा मेंटली उस स्टेज के लिए थोड़ा प्रिपेयर हो जाए, भले हमने कितना भी प्रैक्टिस किया हो उस स्टेज में परफॉर्म करने के लिए। तो ये होता है अपने आप को थोड़ा मेंटली ओपन करना, मेंटली थोड़ा सा रेडी करना, ताकि हम एक बेटर परफॉर्मेंस दे सकें। उसी के हिसाब से जब आप समझते हो तो आपका यहाँ पे ब्रेन बहुत ज़्यादा काम करता है। जब आप इस तरीके से वार्म अप स्केचिंग करते हो तो आपका ब्रेन थोड़ा सा रेडी हो जाता है आपके फाइनल स्केचवर्क्स के लिए, या फाइनल आर्टवर्क जो भी आप बना रहे हो। बहुत सारे आर्टिस्ट जब एक फाइनल पेंटिंग भी बनाते हैं तो इस तरीके के वार्म अप स्केचेस या थंबनेल स्केचेस वो करते हैं, ताकि वो मेंटली थोड़ा प्रिपेयर हो जाएं कि वो कौन से सब्जेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा उनका एरर होने का, मिस्टेक होने का पॉसिबिलिटी कम हो जाता है, प्लस वो थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर अपना जो भी एंगल से प्रोपोर्शन से उन चीजों को जज कर पाते हैं। अब यहाँ पे मैं वापस से सेम रेफरेंस इमेज को लेके स्केच कर रहा हूँ। पहली बार जब मैंने किया तो मैं सिर्फ वार्म अप कर रहा था, मैं बिल्कुल भी थोड़ा सा भी रुक के ये नहीं देख रहा था कि कैसी इमेज बन रही है, क्या अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, सिर्फ कर रहा था। पेपर खराब हो रहे हैं, ये हो रहा है वो सब चिंता छोड़ के आपको वार्म अप करना है। उसके बाद
फिर से उस रेफरेंस इमेज को लेके मैं वापस से थोड़ा बेटर स्टडी कर रहा हूं। इस बार मैं थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं, इस बार मैं थोड़ा सा टाइम और ज्यादा ले रहा हूं पहले वाले वार्म अप स्केच से। ये भी स्केचिंग है, ये भी कोई फाइनल वर्क नहीं है। यहां भी मैं कोई फाइनल एंगल्स, प्रोपोर्शन, सारी चीजें अच्छे से हो ये सब चीज नहीं देख रहा हूं, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा मैंने यहाँ पे चीजों को समझ के स्केच करने की कोशिश की है, ताकि एक बार मेरा हाथ खुल गया उसके बाद चीजों को मैं एक बार स्टडी कर सकूं। तो यहाँ पे मेनली मैं स्टडी कर रहा हूँ। जो वार्म अप स्केच था वहां पे हम स्टडी नहीं कर रहे थे, वहां पे हम अपने आप को बस ओपन कर रहे थे, थोड़ा स्टेबल कर रहे थे, मेंटली अपने आप को उस एरिया में ढाल रहे थे। अब जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ कि फेस का स्ट्रक्चर कैसा है, जो बाल आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, जो हैंड है, जो हाथ है, या जो नंदी जी की फोटो है, जो शंकर जी की इमेज है, वहां पे जो प्रपोर्शंस हैं वो थोड़े से बेटर हो रहे हैं कि नहीं, उन चीजों को मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ। अब स्टडी कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो परफेक्ट हो, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। कई सारे लोग स्केचिंग में परफेक्ट करने के चक्कर में बहुत स्लो चीजों को एक एक करके करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली स्केच से दूर हो चुके हैं, वो लॉन्ग आवर स्टडी की तरफ जा चुके हैं, वो जो कि एक अलग चीज है। तो स्केचिंग में सबसे पहले समझना जरूरी है कि जो भी स्टडी आप कर रहे हो वो आप समझने के लिए कर रहे हो कि चीजें कहां पे आ रही हैं, ताकि इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है जहां पे आप इमेजिनेशन से काम करो, उस समय आपके पास आइडिया रहे कि उससे पहले आपको क्लियर रहे कि कौन सी चीजें कैसे हो रही हैं, क्या एंगल्स, क्या लाइंस कैसी हो रही हैं। एंगल्स और लाइंस और प्रपोर्शंस यहां भी हैं, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है, या फिर वो उतने ज्यादा डिटेल्ड में नहीं है जितना हम एक लॉन्ग आवर स्टडी में लगाते हैं। लॉन्ग आवर स्टडी एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, शॉर्ट आवर स्टडी एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। लॉन्ग आवर स्टडी में हम एक सिंपल सब्जेक्ट को भी बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, एक सिंपल से फल को बनाने में भी बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, धीरे धीरे बनाते हैं चीजों को, एंगल को अच्छे से जज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट काफी बड़ा है, एक ह्यूमन फिगर भी है, एक एनिमल फिगर भी है, लेकिन इनको मैं कुछ मिनट यहाँ पे दे रहा हूँ एक ओवरऑल फील को पाने के लिए। उसके बाद कुछ और यहाँ पे मैं एंगल्स और चीज़ों को स्टडी कर रहा हूँ, कुछ और बॉडी के मूवमेंट्स को स्टडी कर रहा हूँ कि कोई पर्सन अगर इधर देख रहा होता तो कैसा दिखता, अगर कोई सामने देख रहा होता तो कैसा लगता। तो इन चीज़ों को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक इमेजिनेशन से वर्क कर रहे हो। बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि इमेजिनेशन से जब हम वर्क करते हैं तो हम अपनी इमेजिनेशन से अच्छे से वर्क कैसे करें। वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आंसर ये है कि जो इमेजिनेशन आप चाहते हो उससे पहले आपको बहुत सारे अलग अलग रेफरेंस इमेज को स्केच करना पड़ेगा, ताकि उनसे जो आपने आइडिया को अब्सॉर्ब किया उस आइडिया को आप अपने इमेजिनेशन वर्क में निकाल सको। तो यहाँ पे अभी मैं रेफरेंस इमेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अलग अलग एंगल, अगर अलग अलग पोजीशंस को देख रहा हूँ कि कैसे ये पोजीशंस को मैं स्केच कर सकता हूँ। अब ये जो पोजीशन से मैं स्टडी कर रहा हूँ, जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वही चीज आगे चल के इमेजिनेशन वर्क में मुझे हेल्प करेगी। एक बड़ी गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं इमेजिनेशन से आर्टवर्क बनाते वक्त, कि वो डायरेक्टली ये सोचते हैं कि हम डायरेक्टली कोई चीज इमेजिन कर लें, डायरेक्टली मेरे दिमाग में कोई फिगर बन जाए और मैं उसको डायरेक्टली इमेजिनेशन से बना सकूं, जबकि ऐसा नहीं होता है। इमेजिनेशन से अगर आपको कोई आर्टवर्क बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत सारे और भी आर्टवर्क्स उससे मिलते जुलते रेफरेंस इमेज का इस्तेमाल करके बनाने पड़ेंगे, ताकि आप पहले उसकी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग को दे सको। बचपन में जब हमने मैंगो बनाया था तो पहले मैंगो को देख के बनाया था, बहुत बार बना लिया, तब मैं अगर आपको आज बोलूं कि मैंगो को बना के दिखाओ तो आप इमेजिनेशन से बना सकते हो। बचपन में बच्चा जब एबीसीडी लिखना सीखता है तो एबीसीडी को देख देख के सीखता है, बहुत बार करने के बाद उसकी वो इमेजिनेशन में चीजें बैठ जाती हैं। अब जब वो एबीसीडी को बनाता है या एबीसीडी को लिखता है तो वो इजीली अपनी इमेजिनेशन से एबीसीडी लिख सकता है। तो उसी तरीके से जब हम ड्राइंग भी करते हैं, स्केचिंग करते हैं, तो जब भी आप कोई स्केच करो, ट्राई करो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप बार बार स्केच करो, अलग अलग एंगल से स्केच करो, अलग अलग तरीके से स्केच करो, इससे पहले कि आप ये सोचो कि मैं उसको इमेजिनेशन से बना सकूं। तो अब शुरू करते हैं इमेजिनेशन से वर्क करना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इमेजिनेशन। अब मैं कोई भी रेफरेंस इमेज इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, जो 2-3 स्केचेस जो मैंने बनाए, वार्म अप स्केच किया अपने आप को फ्री करने के लिए, उसके बाद रेफरेंस इमेज का इस्तेमाल किया। रेफरेंस इमेज का इस्तेमाल करके मैंने ऑब्जर्व किया कि फ्रंट व्यू कैसा आ रहा है, साइड एंगल व्यू कैसा आ रहा है, इन चीजों को स्टडी किया। उसके बाद अब वो इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में बैठ गई।
अब जो इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में रही है उसके बेसिस पे यहाँ पे मैं इमेजिनेशन से एक फिगर स्केच करने की कोशिश करूंगा। अभी मुझे नहीं पता कि मैं क्या बनाऊंगा, बस मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और यही तरीका होता है किसी भी इमेजिनेशन से कोई वर्क बनाने का। जब भी आप किसी आर्टिस्ट को देखते हो कि उन्होंने कोई फाइनल आर्टवर्क बनाया है जहाँ पे इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने रेफरेंस इमेज कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। आप कभी भी कोई आर्टिस्ट को देखते हो जिन्होंने इमेजिनेशन से कोई भी आर्टवर्क बनाया है, तो 100% उन्होंने पहले रेफरेंस इमेज से स्टडी किया होता है। फाइनल वर्क उनके इमेजिनेशन पे बेस्ड हो सकता है, लेकिन उससे पहले उन्होंने काफी सारे स्केचेस बनाए होते हैं जहां पे उन्होंने रेफरेंस इमेज का इस्तेमाल किया है। क्योंकि अल्टीमेटली हम रियलिस्टिक वर्क्स बना रहे हैं और रियलिस्टिक वर्क में या तो हम रियल लाइफ से या तो हम फोटो के ऊपर निर्भर होते ही हैं, उनको स्टडी करते हैं। उसके बाद जाके जो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में आती है, जो लर्निंग हम सीखते हैं, जो लर्निंग हम लेते हैं, उसके दम पे हम इमेजिनेशन वर्क करते हैं। तो जो हमने रेफरेंस इमेज लिया, 2-3 रेफरेंस इमेज लिया, उसके स्केचेस बनाए, उसको स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, तो उनके दम पे अभी मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि एक नया फिगर मुझे अगर बनाना है जिसमें कुछ चेंजेस करनी है, कुछ अलग तरीके का कॉम्पोजिशन करना है, तो वो कैसा हो सकता है, किस तरीके का एंगल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। और इस तरीके से यही एक प्रोसेस होता है इमेजिनेशन से वर्क करने का, और यही सही तरीका होता है अगर आप स्केचेस के ऊपर इंप्रूव करना चाहते हो, अपनी स्टडीज को अच्छा करना चाहते हो, जहां पे आप रेफरेंस इमेज लो, रियल लाइफ से स्टडीज करो और उन स्टडीज के दम पे आप इमेजिनेशन से वर्क करो। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई स्केचेस किया नहीं है, आपने फिगर ड्राइंग बहुत सारी की नहीं है और डायरेक्टली आप ये सोचो कि काश मैं इमेजिनेशन से बना पाता। इमेजिनेशन से बना पाना इतना ईजी, इतना सिंपल होता तो हर कोई कर लेता। तो समझना बहुत जरूरी है कि इसके पीछे बहुत हजारों स्टडीज लगती है। आज यहाँ पे मैं फिगर ड्राइंग कर रहा हूँ, मैंने शंकर जी की यहाँ पे रेफरेंस इमेज ली है, बेसिकली मैं फिगर स्केचिंग कर रहा हूँ। फिगर स्केचिंग यहाँ पे इमेजिनेशन से करने के लिए मैंने कम से कम हजारों फिगर स्केचेस बनाए हैं ऑलरेडी, जिसके दम पे ये इमेजिनेशन स्केचिंग करना आसान थोड़ा हो पा रहा है मेरे लिए। अगर इसको मैं पहली बार कर रहा होता तो ऑब्वियस सी बात है कि इमेजिनेशन से ये फिगर को भी मैं नहीं बना पा रहा होता जो मैं भी स्केच कर रहा हूँ। इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इमेजिनेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं, अपने स्केचेस को इंप्रूव करना चाहते हैं और इमेजिनेशन वाली चीज के ऊपर आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उससे पहले आपको बहुत सारे रेफरेंस इमेज का इस्तेमाल करके स्केचिंग करनी ही पड़ेगी। प्लस इजी टू हार्ड सब्जेक्ट के ऊपर जाना पड़ेगा डायरेक्टली। अगर आपको मन कर रहा है कि मैं इमेजिनेशन से पोर्ट्रेट बना दूं, आपको मन कर रहा है कि इमेजिनेशन से फिगर बना दूं, तो वो चीज नहीं हो सकती। उससे पहले आपको इजी सब्जेक्ट के ऊपर काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा। और इसके लिए आप सबसे पहली जो सबसे अच्छी शुरुआत कर सकते हो वो आप सिंपल लैंडस्केप प्लस सिंपल स्टिल लाइफ से कर सकते हैं, जो कि आप डेली बेसिस में करते रहिए। प्लस डेली फिगर स्केचिंग करते रहिए अगर आपको फिगर स्केचिंग बहुत अच्छी लग रही है। और फिगर स्केचिंग को बहुत ज्यादा अच्छे लेवल तक करने के बाद जब आप उसके ऊपर स्टडीज करोगे, स्केचेस बनाओगे, तो आपका इमेजिनेशन से आप फिगर स्केचिंग कर पाएंगे। यहाँ पे जो मैंने रेफरेंस इमेज लिया उसी का एक वेरिएशन मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कंप्लीटली इमेजिनेशन के दम पे। एक फिगर स्केच, एक फिगर जो था वो सामने फ्रंट लुकिंग था, एक फिगर जो था वो साइड लुकिंग था जहाँ पे उनके हाथों में ये त्रिशूल था। तो मैंने दोनों फिगर को मिक्स करके इमेजिनेशन से यहाँ पे ट्राई किया है कि एक नया एंगल, एक नया लुक मैं दे सकूं। अब ये जो मैं स्केचिंग कर रहा हूं ये भी रफ है, ये भी ऐसा कोई फाइनल वर्क नहीं है जो मैं डायरेक्टली एकदम डिटेल्स और फिनिशिंग के साथ बना दूं। डिटेल्स और फिनिशिंग के लिए आर्टिस्ट अगेन रेफरेंस इमेजेस यूज करते हैं, ताकि लाइटिंग कैसी आ रही है, लाइटिंग में शेडो कहां बन रही है, लाइटिंग में हाईलाइट्स कहां है, लाइट एरिया कौन सा है, वो सब वो स्टडी कर सके। लेकिन स्केचिंग का मेन उद्देश्य होता है कॉम्पोजिशन सेट करना। जैसे कि अगर मैं शंकर जी का ये वाला एंगल बना रहा हूं तो शंकर जी किस एंगल में बैठे हैं, जो नंदी जी का एंगल क्या है, किस हाथ में त्रिशूल कैसा होगा, ये सब मैं सेट करना मेरा मेन गोल है। और यही मेन गोल होता है आपके आर्टवर्क्स को बनाने का, जहां पे आप इमेजिनेशन से काम करते हो। तो जितने भी आर्टिस्ट जब ये कहते हैं कि हमने ये आर्टवर्क इमेजिनेशन से बनाया है, तो मेनली उनका ये वाला एस्पेक्ट होता है इमेजिनेशन से। इसके बाद जब इसी आर्टवर्क को मैं कभी अगर एक फिनिशिंग पेंटिंग बनाना चाहूँ, एक फिनिश्ड पेंटिंग बनाना चाहूँ, तो अगेन मैं एक ऐसी रेफरेंस इमेज को अगेन यूज करूंगा जहां पे लाइटिंग जो मैं चाहता हूं वैसी हो, ताकि उस रेफरेंस इमेज से मैं लाइटिंग को स्टडी कर सकूं, या रियल लाइफ में कुछ ऐसे मॉडल को सेट करूंगा जहां पे मैं लाइटिंग को स्टडी कर सकूं। लेकिन जब आप ये सुनते हो कि स्केचिंग की जा रही है, स्टडीज की जा रही है, एक इमेजिनेशन से आर्टवर्क बनाया जा रहा है, तो हाँ, इमेजिनेशन से जो मेन वर्ड रहता है वो रहता है कॉम्पोजिशन सेट करना। तो ये बेसिकली कॉम्पोजिशन सेट करना सबसे मेन रीजन रहता है स्केचिंग करने का, स्टडीज करने का। और इसी चीज के ऊपर आपको काम करना है। अगर आपको इमेजिनेशन के ऊपर काम करने के ऊपर ग्रो करना है या आप अपनी कॉम्पोजिशन को इंप्रूव करना है, तो आपको ऐसे स्केचेस डेली बनाने हैं, रेफरेंस इमेज से, रियल लाइफ से और इमेजिनेशन के साथ भी,
ताकि आप अलग अलग कॉम्पोजिशन के साथ खेल सको। एक बार आपने अच्छी कॉम्पोजिशन आपकी फाइनल हो गई, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला जो स्केच मैंने अभी बनाया, ये अगर मुझे फाइनल लगता है, मुझे सबसे अच्छा अगर ये लगता है, तो मैं इसको उठा के इस स्केच को उठा के अपने फाइनल पेंटिंग में सेम कॉम्पोजिशन यूज कर सकता हूं और बैकग्राउंड अलग अलग टाइप का दे सकता हूं, और वो मेरा एक इमेजिनेशन बेस्ड आर्टवर्क कहलाया जाएगा। तो ये होती है पूरी प्रक्रिया जब भी आप किसी आर्टिस्ट को सुनते हो, इमेजिनेशन से काम करना या कॉम्पोजिशन, खुद का कॉम्पोजिशन सेट करना। जैसे अपर बॉडी है, इसको मैं अगर थोड़ा सा डिफरेंट वे में लूं, तो यहाँ पे मैं अगेन एक रफ स्केच बना रहा हूँ कि अपर बॉडी को थोड़ा डिफरेंट वे में ले सकते हैं, कि जो माला आ रही है वो माला को थोड़ा अलग वे में अगर मैं लेना चाहूँ तो उसको मैं अलग टाइप से ले सकता हूँ क्या, ये चीजें मैं सोच पा रहा हूँ। तो ये चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आप इस तरीके के रफ स्केचेस डेली बेसिस पे करोगे। और एक्सपेरिमेंट करते समय बिल्कुल भी ये मत सोचना कि इसको मुझे परफेक्ट बनाना है या मुझे डिटेल्स देनी है। स्केचिंग में कभी भी डिटेल्स नहीं दी जाती है। यहाँ पे जो मैंने स्केच बनाया इमेजिनेशन से, वो डिटेलिंग्स के लिए नहीं था, कॉम्पोजिशन सेट करने के लिए था। जब ये अगर फाइनल हो जाता है अपने फाइनल पेंटिंग के लिए, तो डिटेल्स के लिए अगेन मैं रेफरेंस इमेज या किसी रियल लाइफ मॉडल का इस्तेमाल करूंगा, ताकि वो डिटेल्स के लेवल तक मैं उसको लेके जा सकूं। ओके, तो ये एक पूरा प्रोसेस था समझने का कि स्केचिंग में स्टडी का क्या रोल होता है, कॉम्पोजिशन सेट करने का क्या मतलब होता है, और जब कोई आर्टिस्ट को आप सुनते हो इमेजिनेशन से काम करने का क्या प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीजें आई होप कि आपको समझ में आई हो इस लेसन के माध्यम से। तो आई होप कि आपको आज का ये लेसन अच्छा लगा हो, आपको चीजें समझ में आई हो, किस तरीके से कोई भी आर्टिस्ट स्टडी करते हैं और किस तरीके से इमेजिनेशन वर्क होता है, किस तरीके से चीजें सोची जाती है, और स्केचिंग का रियल मीनिंग आपको अगर समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में एक बार फिर से लिखिएगा कि आपको लेसन समझ में आया। क्योंकि प्रोफेशनल बनने के हिसाब से आप वीडियो को देख रहे हैं तभी आपने पूरा देखा है, या सीरियसली आप ग्रोथ के लिए वीडियो को देख रहे हैं तभी आपने वीडियो को इतना पूरा देखा है। तो एक बार जरूर लिखिएगा ताकि मैं समझ सकूं, आपकी भावनाएं, आपके विचार मुझ तक पहुंच सके। और भी कोई चीज है, कोई बातें हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं मिलता हूं आपको अब सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एवरीवन। लव आर्ट, लिव आर्ट।